स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है बस्तर के लिए बड़ी खुशखबरी। 31 मार्च से उड़ेगी इंडिगो की भी फ्लाइट। हैदराबाद जगदलपुर रायपुर के लिए भरेगी उड़ान। छत्तीसगढ़ में बस्तर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। 31 मार्च से इंडिगो की विमान सेवा भी शुरू होने वाली है। इससे बस्तर के लिए वायु परिवहन सेवा की सुविधाएं बढ़ जाएगी। इंडिगो का विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर के लिए उड़ान भरेगी। फिर उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हुए फ्लाइट हैदराबाद वापस जाएगी। कलेक्टर और चेयरमैन मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट विजय दयाराम के ने सुचारू विमान सेवा संचालन के लिए बुधवार को एयरपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में BCAS द्वारा दिए गए सुझाव को पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा को अवगत कराया गया। नगरीय क्षेत्र में एयरपोर्ट के रनवे के दोनों तरफ की अप्रोच पाथ, हाईवे और बोग घाट में 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक किसी भी प्रकार की हाईराइज भवन बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करने हेतु नगर निगम को कहा गया। साथ ही भवन निर्माता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NOC शाखा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। एयरपोर्ट में निर्माणाधीन विकास कार्यों में रनवे, एप्रोन, टैक्सी वे में मार्किंग एवं केक फिलिंग का कार्य सहित ऑब्स्टेकल मार्किंग, हेलीकॉप्टर पार्किंग तथा एप्रोन के समीप एप्रोन स्ट्रीप का कार्य प्रगति पर है। तीनों लंबित कार्यों को 1 माह के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य जैसे रिकोपेटिंग ऑफ रनवे, आइसोलेशन वे का निर्माण कार्य, पेरीमीटर रोड, बाउंड्री वाल, कंसंटीना वाल, ड्रेन इत्यादि के कार्यों के पूर्व प्रेषित प्राकलन को विमानन विभाग से स्वीकृति हेतु अनुरोध करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छात्रा की आत्महत्या केस में बड़ी कार्रवाई। सुसाइड नोट में लिखा है जिसका नाम वो सिस्टर मसीह गिरफ्तार। अंबिकापुर में कामेल स्कूल की कक्षा 6वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने शिक्षिका सिस्टर मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर के कामेल स्कूल की कक्षा 6वीं में पढ़ रही छात्रा ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने सुसाइड नोट में लिखा, टीचर तंग करती है, अब मैं मरकर रिवेंज लूंगी। इधर छात्रा की आत्महत्या से स्थानीय लोगों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिला। छात्रा की सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कामेल स्कूल के सामने भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने टायर जलाया और स्कूल प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल दर्रीपारा निवासी अर्चिसा सिन्हा 12 वर्ष कामेल स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। परिजनों ने बताया कि वो पढ़ने में होशियार थी। मंगलवार देर रात उसने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाया और आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने टीचर्स पर तंग करने का आरोप लगाया है। उसने ये भी बताया है कि शिक्षिका ने बच्चों का ID कार्ड भी छीन लिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे समेत बाकी अधिकारी भी कामेल स्कूल पहुंचे और पूछताछ की। मामले में उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही सुसाइड नोट के आधार पर शिक्षिका सिस्टर मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दंतेवाड़ा में 8 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली ढेर। जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय था चंद्रन्ना। इलाके में अब भी सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ में सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर बुधवार शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवानों ने हार्डकोर इनामी नक्सली चंद्रन्ना उर्फ सत्यम को ढेर किया है। चंद्रन्ना जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय था। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने मौके से शव, हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया है। जवान अब भी मौके पर मौजूद हैं और इलाके में सर्चिंग में जुटे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोंडल्ली, परलागट्टा और बड़ेपल्ली गांव के जंगल में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा से DRG, CRPF और बस्तर फाइटर की संयुक्त टुकड़ी को बुधवार की सुबह मौके के लिए रवाना किया गया। जवान नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे और घेरने की कोशिश की। नक्सलियों को जवानों के आने की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही जवान शाम करीब 4 बजे नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 35 मिनट तक दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर पहाड़ी की तरफ भाग निकले। मुठभेड़ रुकने के बाद फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया।
सर्चिंग के दौरान एक नक्सली का शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त चंद्रन्ना उर्फ सत्यम के रूप में की गई। पुलिस ने इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि ये जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय था। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव को एचसी का नोटिस। नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप, प्रेम प्रकाश पांडेय ने लगाई याचिका। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडेय ने याचिका दायर की है। देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में झूठा शपथपत्र पेश करने का आरोप लगा है। केस की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। दरअसल प्रेम प्रकाश पांडेय ने वकील शैलेंद्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के माध्यम से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में ये भी तर्क दिया है कि विधायक यादव ने आयोग के दिशा निर्देश और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन करते हुए संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दबाने का प्रयास किया है। प्रमाण में बताया गया है कि साल 2018-2019 में उन्होंने अपनी आय 2 लाख रुपए बताया था। फिर नामांकन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपनी 2 लाख की आय होना बताया है। इस चुनाव याचिका में प्रेम प्रकाश पांडेय के एडवोकेट ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों को ही प्रमुख आधार बनाया है। यही वजह है कि इस केस में चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। कानून के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर करता है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पक्षकार बनाता है, तो हाईकोर्ट तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ सुनवाई करता है। इसमें ये भी स्पष्ट है कि अगर याचिकाकर्ता चाहता है कि जनप्रतिनिधि का निर्वाचन निरस्त किया जाए, तो केवल उसे ही पक्षकार बनाया जाता है। अगर उम्मीदवार उसके निर्वाचन निरस्त होने के बाद खुद को निर्वाचित घोषित करने की मांग करता है, तो सभी प्रत्याशियों को पक्षकार बनाने का प्रावधान है। इस याचिका में प्रेम प्रकाश पांडेय ने तथ्यों के आधार पर विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है। ऐसे में केवल उन्हें ही पक्षकार बनाया गया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने केस की सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर 24 मार्च तक जवाब मांगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भिलाई का बहुचर्चित श्रृंखला यादव हत्याकांड। कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा। एक तरफा प्यार में छात्रा की कुल्हाड़ी मारकर ली थी जान। दुर्ग जिले के बहुचर्चित श्रृंखला यादव हत्याकांड के दोषी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। श्रृंखला यादव 17 वर्ष को न्याय दिलाने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उतर आया था और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। हत्यारा ईशान ठाकुर पिछले कई दिनों से श्रृंखला को तंग कर रहा था। ईशान श्रृंखला से एक तरफा प्यार करता था और उसे बार बार तंग कर रहा था। वो उसका पीछा किया करता था। श्रृंखला डॉक्टर बनना चाहती थी और 13 जून 2019 की दोपहर 3 बजे जब वो स्कूटी से सिविक सेंटर पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी पहले से उसका पीछा कर रहे ईशान ठाकुर ने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी नगर गांधीपुरम के पास उसका रास्ता रोका और श्रृंखला के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में श्रृंखला का सिर फट गया और उसका एक हिस्सा बाहर आ गया। इसके बाद आरोपी उसे सड़क पर घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया और फिर वहीं फेंक कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भागे भागे घटनास्थल पर पहुंचे और बुरी तरह से घायल श्रृंखला को रायपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। तब तक उसका काफी खून बह गया था। रायपुर में 15 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में कोर्ट ने आरोपी की उम्र 18 साल से कम बताते हुए उसे नाबालिग करार दिया और बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए श्रृंखला की मां ममता यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केस लड़ा। इस दौरान ममता यादव के वकील ने पुलिस की जांच को गलत बताया और यह साबित किया कि आरोपी ईशान ठाकुर घटना के समय नाबालिग नहीं बल्कि बालिग था। इसके बाद बुधवार को दुर्ग न्यायालय ने आरोपी ईशान को धारा 302, 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। श्रृंखला यादव को न्याय दिलाने के लिए उसकी मां के साथ पूरा शहर उमड़ पड़ा था। लोगों और खास तौर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने उसे न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मार्च निकालकर श्रृंखला को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय पर बड़ा ऐलान, कलेक्टर वाली समितियां भंग होंगी, शिक्षा विभाग के अधीन होंगे स्कूल।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान बहुप्रचारित स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में बताया कि अगले शिक्षा सत्र में कलेक्टर की सभी समितियां भंग होंगी। सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा। जो भी शिकायत मिलेगी उसकी जांच कराएंगे। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिन महापुरुषों के नाम इन स्कूलों से हटाए गए हैं उन्हें फिर से जोड़ा जाए। महापुरुषों के नाम की तख्ती भी लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अनियमितता का मुद्दा गरमाया रहा। वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा, क्या मेंटेनेंस के लिए स्मार्ट सिटी में प्रावधान है? पूरे प्रदेश में मेंटेनेंस के नाम पर घोटाला किया गया है, क्या इसकी जांच कराई जाएगी? इस पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पुरानी बिल्डिंगों को ही मरम्मत कराकर स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि कहीं भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे तो जांच होगी। इसके बाद अजय चंद्राकर ने पूर्ववर्ती सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये स्कूल भूपेश बघेल के आनंद के लिए खोला गया था। आत्मानंद जी के नाम पर हम दूसरी योजना शुरू कर देंगे। इस योजना का नाम भूपेशानंद स्कूल किया जाए। इसके बाद धर्मलाल कौशिक ने कहा, नए स्वामी आत्मानंद स्कूल न खोले जाए, जो स्कूल संचालित है उन्हें भी सेटअप में लाया जाए। राजेश मूणत ने कहा, क्या इसके लिए नया सेटअप बनाएंगे? इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा कर दी कि अगले शिक्षा सत्र में कलेक्टर की सभी समितियां भंग होंगी। सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा। जो भी शिकायत मिलेगी उसकी जांच कराएंगे। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रानू साहू की मुश्किलें बढ़ी। कोयला घोटाले में आरोपी हैं अफसर, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाला मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने आईएएस रानू साहू जमानत याचिका खारिज कर दी। वो काफी समय से जेल में बंद है। गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले 14 दिसंबर को 2023 को आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी। उस दौरान रानू साहू के वकील ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए उन्हें 8 फरवरी का समय दिया था। अब कोर्ट में सुनवाई पूरी तो हो गई है, लेकिन अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (AD) की टीम ने आईएएस रानू साहू को पिछले वर्ष 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद रानू साहू ने अपने वकील के जरिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट में उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, जहर खाने से नहीं मरी तो मारने अस्पताल पहुंचा सिरफिरा। कर्मचारियों ने जमकर पीटा। मंगेतर को धमकी देने पर लड़की ने की सुसाइड की कोशिश। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे ने लड़की के मंगेतर को फोन पर धमकी देने लगा, जिससे आहत होकर लड़की ने जहर खा लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो चाकू लेकर उसे मारने पहुंच गया। कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय युवती की शादी 26 फरवरी होने वाली थी। इसी बीच लड़की के भाई का दोस्त उसके मंगेतर को चाकू की फोटो भेजकर जान से मारने की धमकी देता था, जिस कारण शादी होने से पहले टूटने की कगार पर आ गई। बेवजह बदनाम करने से परेशान होकर 6 फरवरी को लड़की ने घर पर ही जहर खा लिया, जिसे उसके माता पिता और भाई पलारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। लड़की ने डॉक्टर को दिए बयान में कहा कि भाई का परिचित युवक बेवजह परेशान कर मेरे मंगेतर को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे हमारे रिश्ते बनने के पहले की टूटने लगा है। मुझे बदनाम किया जा रहा है, ऐसे में मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। माँ बाप और परिवार के मुंह पर कलंक लगाकर युवक ने हमें कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा है। इसी बीच लड़की को मारने चाकू लेकर मारने के लिए युवक अपने दोस्त के साथ अस्पताल पहुंच गया। उसे ढूंढने लगा। कर्मचारियों को शक हुआ तो युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया है।